सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कर रहे थे हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कब लेने की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा था कि या तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरीली अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ जब लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे ऊपर कंपलसरी या मैंडेटरी हो जाता है तब लेना पड़ता है। तो लॉ में कब मैंडेटरी होता है, इसके लिए हमने प्रोविज़न देखे सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो बोलता है कि कब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। राइट, तो अभी हम सेक्शन 22 देख के चुके हैं, जो कि हमारा बताता है कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली अप्लाई करना होता है। राइट, अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 बताता है वो सिनेरियोस या वो पर्सन्स जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होती। तो एज पर सेक्शन 23 of CGST Act 2017, the following persons are not required to get GST registration and such persons are called as non-taxable persons. Right? तो सेक्शन 23 में स्पेसिफाई किए गए हैं नॉन टैक्सेबल पर्सनस जिन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होती है। राइट, तो कौन कौन से लोग नॉन टैक्सेबल पर्सनस की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पर्सन एंगेज्ड ओनली इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, पर्सन एंगेज्ड ओनली इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। हमने बेसिकली एग्जेम्प्ट सप्लाईज देखा था। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज इट कंसिस्ट 3 कैटेगरीज। राइट, 3 कैटेगरीज कौन सी थी? निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अगर कोई पर्सन है जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ही डील कर रहा है, यानी वो निल रेटेड सप्लाई या होली एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील कर रहा है अगर एक पर्सन, देन इन सच केस उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है एज पर सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। दूसरा, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट। एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो किसान लोग हैं, जो किसान हैं वो इंडिविजुअल या फिर एक एज अ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पे, या फिर एक इंडिविजुअल किसान, उसको भी क्या बोलते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लेने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा क्या? यस, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में भी कुछ कंडीशंस डाली हुई हैं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट को तभी एग्जेम्प्ट किया जाएगा बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से, जब वो अंडरटेक करता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर और बाय लेबर ऑफ फैमिली और बाय सर्वेंट और हायर्ड लेबर ऑन वेजेस अंडर हिज ओन एंड फैमिली सुपरविजन। इसका क्या मतलब है? देखो, हमने देखा कि एग्रीकल्चरिस्ट एज ए इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। लेकिन ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे तभी नहीं लेना होगा जब वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करे। क्या कंडीशंस हैं? ये कंडीशन ये है कि वो खुद ओन लेबर से कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता हो, मतलब वो खुद अपनी मेहनत से खेती बाड़ी कर रहा है, या फिर बाय द लेबर ऑफ फैमिली, या फिर उसकी फैमिली मिलकर लेबर कर रही है, फैमिली मेहनत कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है। राइट, वो खुद खेती बाड़ी कर रहा है या फिर उसकी फैमिली खेती बाड़ी कर रही है, वो अपनी मेहनत से फसल उगा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। या फिर अगर वो खुद नहीं कर रहा है तो उसने हायर्ड लेबर या अपना सर्वेंट रख रखे हैं जिनके द्वारा वो ये काम कर रहा है, जिनको वो वेजेस पे करता है और उनसे ये काम कराता है, बट उनका सुपरविज़न वो खुद कर रहा हो या फिर उसकी फैमिली कर रही हो उसका सुपरविज़न। राइट, तो एग्रीकल्चरिस्ट जिनको कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है वो है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड करते हैं खुद अपनी लेबर से, ओन लेबर से, या फिर बाय द लेबर ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली के द्वारा वो कर रहे हैं, या फिर वो किसी सर्वेंट या बेसिकली हायर्ड लेबर से ये काम कराते हैं जिसको कि वेजेस पे रखा हुआ है, और साथ ही उन सभी लेबर का सुपरविज़न जो करेगा वो खुद करेगा या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई करे, तभी उस इंडिविजुअल या एचयूएफ
एग्रीकल्चरिस्ट को यहाँ से एग्जेम्प्ट किया जाएगा एज पर सेक्शन 23 ऑफ CGST एक्ट। तो तीसरा केस आ जाता है पर्सन विच इज़ अ सप्लायर exclusively of RCM supplies. So when a person supplies exclusively RCM supplies only, then in such case such person is not required to take GST registration. बेसिकली कि हमने देखा कि जैसे RCM सप्लाईज़ भी होती है कुछ GST में, तो RCM सप्लाईज़ के केस में क्या होता है कि जो रेसिपेंट होता है, बेसिकली अगर मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो सप्लायर मेरे से टैक्स नहीं ले सकता, मुझे खुद बीइंग रेसिपिएंट मुझे खुद वो पैसा जो RCM सप्लाईज़ में मैं परचेज़ करके लेके आया हूँ उस पर मुझे खुद गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना होता है इन RCM सप्लाईज़, राइट। तो उस केस में सप्लायर का कोई काम ही नहीं रह गया सर, सप्लायर का कोई रोल ही नहीं रह गया, क्योंकि उसकी सप्लाई जो बेसिकली वो सप्लाई दे रहा है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की उसकी ड्यूटी नहीं है, वो रेसिपिएंट को जमा करना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की क्या नीड। तो इसलिए यहाँ पर उस पर्सन को भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है, या उस पर्सन को भी GST रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है एज पर सेक्शन 23, ठीक है। डी में हमारे बचे हुए सभी लोग जिनको कि गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया होता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा किसी पर्सन को थ्रू इट्स नोटिफिकेशन, देन इन सच केस वो पर्सन भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 23 क्या था? सेक्शन 23 बताता है कि किसको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ये बताता है नॉन टैक्सेबल पर्सन्स के बारे में, ठीक है, जिनको GST रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तो नॉन टैक्सेबल पर्सन्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? वो पर्सन जो कि एंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली इन एग्जेम्प्ट सप्लाईज़, जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाईज़ में डील करता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई सच एज निल रेटेड सप्लाईज, होली एग्जेम्प्ट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। पहला पर्सन तो ये हो गया। दूसरा वो इंडिविजुअल या फिर HUF एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है थ्रू इट्स ओन लेबर, थ्रू लेबर ऑफ फैमिली, या फिर वो किसी हाइड लेबर या फिर सर्वेंट से काम कराता है जिसे वेजेस पे रखा हुआ है, लेकिन उसका सुपरविज़न वो खुद या फिर उसकी फैमिली मेम्बर करे, तो उस इंडिविजुअल और HUF एग्रीकल्चरिस्ट को भी यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तीसरा सिनेरियो वो है जहाँ पर एक पर्सन एंगेज है एक्सक्लूसिवली इन सप्लाईज ऑफ RCM सप्लाईज, बेसिकली जो कि RCM सप्लाईज में ही एंगेज है, सप्लायर है RCM सप्लाईज का, तो उसके केस में उस पर्सन को भी GST रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन किसी पर्सन को नोटिफाई करेगी तो उसको भी यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होगी, ये सेक्शन 23 बोलता है। तो जो पर्सन सेक्शन 23 के अंदर कवर हो जाते हैं उनको GST रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। उनको सेक्शन 22 में जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट वगैरह बता रखी है वो सब चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि 23 में स्पेसिफिकली मना कर दिया है कि आपको GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, राइट। अब हमने देखा कि किन लोगों को GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बिल्कुल लॉ में नो बोल दिया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंडेटरीली लॉ में बोला हुआ है कि आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, भले ही एग्रीगेट टर्नओवर आप क्रॉस करो या ना करो, ठीक है ना, आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो वो कहाँ कवर किए गए हैं? वो कवर किए गए हैं सेक्शन 24 में। तो सेक्शन 24 क्या बताता है? सेक्शन 24 बोलता है कि एज पर दिस सेक्शन द फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्स टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन GST इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब इग्नोर करना है आपको थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको देखना ही नहीं है थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोल रही है। मेरा टर्नओवर 1 रुपये का है, 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, मुझे मैंडेटरीली GST रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि लॉ ने मुझे मैंडेट कर रखा है कि आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, राइट। तो सेक्शन 24 ऐसे लोगों की बात करता है जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है GST में। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इफ़ पर्सन मेक्स इंटरस्टेट सप्लाईज इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स। एक व्यक्ति जो कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स करता है, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट का क्या मतलब है। GST में 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं सप्लाईज़ के लिए। लोकेशन ऑफ सप्लाई आप समझ सकते हो कि या तो इंट्रा स्टेट होती है या इंटर स्टेट होती है। जब विद इन द स्टेट कोई सप्लाई की जा रही है, सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में अगर कोई सप्लाई कर रहा हूँ तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। बट मैं दिल्ली से यूपी में सप्लाई कर रहा हूँ
या फिर दिल्ली से आउट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रहा हूँ, देन इन सच केस उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, जो विद इन द स्टेट आप सप्लाई कर रहे होते हो, और इंटर स्टेट सप्लाईज कौन सी होती हैं, जो आउटसाइड स्टेट या फिर आउटसाइड कंट्री, बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी हैं वो भी आपके इंटर स्टेट सप्लाईज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पर्सन जो मैंडेट जिसे किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है आपका इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स। अगर एक पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स करता है, मतलब एक स्टेट की से दूसरी स्टेट में गुड्स भेज रहा है जो कि टैक्सेबल नेचर की हैं, तो उस पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो उसके केस में यहाँ पर सेक्शन 24 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, तो आपको सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, आपके ऊपर सेक्शन 22 लगेगा। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लेते हो, तो आपको तभी रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक है। और साथ ही अगर आप इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो और वो सर्विस भले ही टैक्सेबल नेचर की है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मैंडेटरीली नहीं लेना, आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन लोगे। देखिए, अब मैं थ्रेशोल्ड लिमिट बार बार नहीं बोलूँगा, मैं आपको सेक्शन 22 का रेफरेंस दूंगा। सेक्शन 22 क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो इफ़ अ पर्सन मेक्स इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी लेना होता है, लेकिन 2 सिनेरियोज़ में उसको नहीं लेना है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। वो 2 सिनेरियोज़ क्या हैं कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो आपके ऊपर सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं है, आपको सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जो कंडीशन सेक्शन 22 में है, उनको जब आप फुलफ़िल कर लोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, राइट। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। पॉइंट बी क्या बोलता है कि अगर आप सीटीपी या एनआरटीपी हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना है। सीटीपी या एनआरटीपी मतलब सीटीपी दैट इज़ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी दैट इज़ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होते हैं? सीटीपी और एनआरटीपी क्या होते हैं? बेसिकली ये वो लोग हैं जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता और ये जगह जगह जाते रहते हैं बिज़नेस करने के लिए, इन्वॉल्व होते हैं टैक्सेबल सप्लाईज में, राइट। तो इनको बेसिकली एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसको अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो तो आपको सीटीपी के तौर पे यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो देन इस केस में आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी एनआरटीपी के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कि जैसे कई जगह एग्जीबिशंस लगे होते हैं बड़े, तो जहाँ पे देश विदेश से लोग वाग आते हैं, अपनी चीज़ों को सेल करते हैं वहाँ पे आके, तो उसके केस में उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना होगा? उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है सीटीपी और एनआरटीपी के तौर पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है, राइट। ये क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे हम बाद में डिटेल में देखने वाले भी हैं, तो तब हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, राइट। तो इस तरीके से सीटीपी और एनआरटीपी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होती है। तीसरा केस है हमारा रेसिपिएंट ऑफ आरसीएम सप्लाईज। हमने सेक्शन 23 अभी देखा, जिसमें देखा था कि अगर आप सप्लायर ऑफ आरसीएम सप्लाईज हो, एक्सक्लूसिवली आप आरसीएम सप्लाईज को ही सप्लायर करते हो, तो उसके केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, क्योंकि आरसीएम सप्लाई को अगर आप सप्लाई करोगे तो उसके केस में जो टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट की होती है। तो बीइंग सप्लायर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की इसलिए नीड नहीं थी सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग। तो उसी सेक्शन 23 का इफेक्ट यहाँ सेक्शन 24 में पड़ता है रेसिपिएंट के ऊपर, क्योंकि रेसिपिएंट को उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे करना है तो उसकी लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए उसे मैंडेटरी लॉ में बोला गया है कि रेसिपिएंट ऑफ इफ़ यू आर अ रेसिपिएंट ऑफ आरसीएम सप्लाई देन आपको सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको आरसीएम के ऊपर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हमने 3 केसेस देखे जहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। चौथा केस है डेट इज़ कि आप टीडीएस डिडक्टर हो अंडर सेक्शन 51 या फिर आप टीसीएस कलेक्टर हो अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में स्पेसिफाई कर रखे हैं कुछ पर्सन जिनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है या फिर टीसीएस कलेक्ट करना होता है, तो उनको भी मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना होता है यहाँ पर एज पर सेक्शन 24, राइट।
उसके बाद आता है आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है एज पर सेक्शन 9(5) ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 9(5) ऑफ CGST एक्ट में क्या बेसिकली बताया गया है, ये डीम्ड सप्लायर की बात करता है। सेक्शन 9(5) ऑफ CGST एक्ट डीम्ड सप्लायर की बात करता है। ये बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तुझे ही टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, मैं तेरे से ही टैक्स लूँगा और इसलिए तुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 9(5) के प्रोविजंस हैं जिसके बेसिस पे आपको सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें 4 सिनेरियोज़ बताए गए हैं। इसमें 4 सिनेरियोज़ बताए गए हैं, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर। इफ़ एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ सच एज होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, रेस्टोरेंट्स एंड मिसलिनियस यूटिलिटीज़, इन चारों एक्टिविटीज़ में से यदि आप किसी में भी एंगेज्ड हो देन उस केस में बीइंग ए ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको सेक्शन 9(5) के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन 24 में, राइट। होटल अकोमोडेशन, जैसे कि हम जानते हैं ओयो रूम्स बेसिकली होटल अकोमोडेशन में है और वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर की के तौर पे है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, होटल अकोमोडेशन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक चैनल, एक पोर्टल प्रोवाइड करता है बहुत सारे सप्लायर्स बहुत सारे सप्लायर्स और रेसिपिएंट्स को, जो एक जगह आके अपनी बेसिकली जो रेसिपिएंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट, बेसिकली कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स डालेगा, सप्लायर उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा जिसके लिए वो कुछ चार्जेस लेता है। और इन दोनों को एक कॉमन पोर्टल पर बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अपने कुछ सर्विस चार्जेस लेता है। तो कुछ इसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर्स इन्वॉल्व होते हैं जो जिनको इन जनरल जीएसटी लेने की नीड नहीं होगी, या फिर बहुत छोटी छोटी सप्लाईज़ के साथ वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत स्मॉल एंटरप्राइजेस टाइप के लोग होते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जीएसटी बर्डन ना डालने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 9(5) के अंदर ये प्रोविज़न दिया कि जो बड़ा बंदा है, बड़ी मछली, उसे पकड़ो। तो बड़ी मछली कौन है इस पूरे ट्रांजैक्शन में? एक बड़ी मछली जो है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज़ होटल अकोमोडेशन वाला बंदा, यानी ओयो क्या कर रहा है, कस्टमर रूम बुक कर रहा है, रूम जिस बंदे के पास है, जिसका एक्चुअल होटल है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है ओयो के साथ, तो वो उस बंदे को क्या करेगा, उस बंदे को रूम देगा जिसके लिए वो अपने चार्जेस लेता है, और इन दोनों को सर्व करने के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ओयो है वो अपने कुछ चार्जेस लेता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने लायबिलिटी डाल दी अंडर सेक्शन 9(5) ओयो के ऊपर, यानी होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर, कि भाई तुझे हमारे लिए गवर्नमेंट को यानी टैक्स पेमेंट तुझे करना होगा, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर तुझे गवर्नमेंट को टैक्स करना पड़ेगा। इस केस में, इस ट्रांजैक्शन में हम तुझे डीम्ड सप्लायर बनाते हैं, ठीक है ना, कि जैसे तूने ही सप्लाई किया है। तो उस केस में क्या करना है, ओयो को गवर्नमेंट को अपना R1 फाइल करके उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पेमेंट करना होता है। तो सेक्शन 9(5) जो बताता है, 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये लायबिलिटी डाली गई है, उनको डीम्ड सप्लायर बनाया गया है जिससे कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल सके। और वो छोटे लोग जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे कि आप दूसरा सिनेरियो देखें, ट्रांसपोर्टर ऑफ पैसेंजर, तो उसके इसमें आप रेडियो टैक्सीज वगैरह देखते हैं, जैसे ओला उबर है, तो वो बेचारे ड्राइवर क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे क्या, वो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। तो उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर छोड़ दिया, उन्होंने किसको पकड़ा, बड़ी मछली कौन थी, जैसे ओला उबर ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनसे बोला कि तुम डीम्ड सप्लायर हो, तुम यहाँ पर टैक्स जमा करो, ना कि उन टैक्सी ड्राइवर्स को पकड़ा कि आप टैक्स जमा करो इस सप्लाई के ऊपर, राइट। तो ऐसे ही ये 4 सिनेरियोज़ हैं, होटल अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, रेस्टोरेंट एंड मिसलेनियस यूटिलिटी। इन चारों ट्रांजैक्शन में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर एंगेज होता है उसको अंडर सेक्शन 9(5) और CGST एक्ट यहाँ पर सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सप्लायर, जो कि बेसिकली किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे के थ्रू बेसिकली गुड्स सप्लाई करता है। जैसे अभी हमने बात की कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एक पर्सन रजिस्टर है, अदर देन सेक्शन 9(5) में जो कवर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए जो कि सेक्शन 9(5) में कवर है उनके अलावा, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन ना तो होटल अकोमोडेशन में, ना ट्रांसपोर्टेशन में, ना रेस्टोरेंट, ना मिसलेनियस यूटिलिटीज़ में। अच्छा, मिसलेनियस यूटिलिटी क्या होता है? मिसलेनियस यूटिलिटी जैसे अर्बन
आप कई सारी सर्विसेज प्लम्बर बुला रहे हो, कारपेंटर बुला रहे हो, तो वो मिसलेनियस यूटिलिटी में आ जाता है। तो ना तो फ्लिपकार्ट ना अमेज़ॉन इन चीज़ों में वो एंगेज नहीं है, तो वो अदर रिमेनिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो गए। तो इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की कोई लायबिलिटी है नहीं, तो कौन पे करेगा? जो सप्लायर इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली उन सप्लायर्स की लायबिलिटी बना दी बचे हुए केसेस में कि आपको टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, इसलिए आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इन सप्लायर्स को बोलते क्या है? इनको ई कॉमर्स वेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सप्लायर फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी बेसिकली सप्लायर्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उनको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अपनी सप्लाईज़ पर, राइट। इसके बाद हमारा नीचे आ जाता है ओइडार। ऑनलाइन बेसिकली आपको गेमिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और आउटसाइड इंडिया का कोई पर्सन है जो कि इन इंडिया वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप बेसिकली पबजी गेम वेम का देखिए, या फिर कई सारी चीज़ें जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आउटसाइड इंडिया कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है और इन इंडिया प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन को, तो उसके केस में उस पर्सन को, जो आउटसाइड इंडिया वाला व्यक्ति है, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा मैंडेटरीली, ठीक है। अदरवाइज़ उसके बिज़नेस को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आजकल हम देखते हैं ड्रीम 11 और ऐसे ही ऑनलाइन गेमिंग कई सारे आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर वो आउटसाइड इंडिया के हैं और इंडिया में सर्व कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी लोग हो सकते हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उन सभी को। तो ये हमारे सेक्शन 24 में कवर लोग हो गए जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो सेक्शन 24 बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए किसको लेना है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो आप और वो सप्लाईज टैक्सेबल नेचर की हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस के केस में नहीं लेना है, हैंडीक्राफ्ट के केस में नहीं लेना। सेक्शन 22 की कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपको लेना होगा उन दोनों केसेस में। दूसरा सिनेरियो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा। आप आरसीएम सप्लाईज के रेसिपिएंट हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप टीडीएस डिडक्टर हो या फिर टीसीएस कलेक्टर हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो कि 95 के अकॉर्डिंग लायबल है टू टेक रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। साथ ही आप सप्लायर हो जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर रजिस्टर हो अदर देन द ई कॉमर्स ऑपरेटर विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 95, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करने वाले उस पर्सन को, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। साथ ही अगर आप ओइडार या फिर ऑनलाइन गेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप आउटसाइड इंडिया के पर्सन हो, इन इंडिया वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया में जो भी आपका बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं चलने देगा। इसके अलावा कोई नोटिफाइड पर्सन जो गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर मैंशन करेगी उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वाई एंड व्हेन अ पर्सन रिक्वायर्स टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो या तो वॉलंटरी ले लो, अगर वॉलंटरीली नहीं ले रहे तो मैंडेटरी लॉ में कब किया जाएगा उसके लिए आपको प्रोविजंस देखने पड़ेंगे सेक्शन 22, 23 एंड 24 के। तो इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, क्या प्रोसीजर है लॉ के अंदर, क्या रूल्स हैं, क्या एक्ट में बताया गया है, और साथ ही प्रैक्टिकली हम पोर्टल पर देखने वाले हैं कैसे फॉर्म फाइल करने होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो थैंक यू, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।